नमस्कार दोस्तों, दुनिया आज एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। डिफेंस बजट से लेकर कूटनीति तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय साजिशों तक, हर फैसला, हर बयान और हर मूव भारत के आज और आने वाले कल को सीधे प्रभावित करता है। इस चैनल पर आपको मिलेगा बिना शोर, बिना एजेंडा, सिर्फ फैक्ट्स के साथ गहराई से किया गया विश्लेषण। जो सवाल मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं पूछती, वो सवाल यहाँ उठाए जाते हैं। अगर आप सिर्फ हेडलाइंस नहीं, बल्कि पावर, पॉलिटिक्स, डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स का असली खेल समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। मैं हूँ आपका होस्ट दिनेश कुमार और ये है ब्लैक अफेयर्स, जहां हर खबर का दूसरा चेहरा सामने लाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में, क्योंकि डीआरडीओ चीफ ने अपनी फंडिंग को लेकर एक स्टेटमेंट दी है जो काफी वायरल चल रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत सर ने कहा है कि भारत का जो डिफेंस बजट है, हम उसका केवल 5.75% ही वेपन्स की रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर रहे हैं, और ये काफी लो साइड के ऊपर है। फ्यूचर वॉरफेयर यानी कि भविष्य में जो भारत को युद्ध लड़ने हैं, उनके लिए एडवांस वेपन्स चाहिए। उनको प्रिपेयर करने के लिए फ्यूचरिस्टिक वेपन्स हम भारत में ही बना पाए। इसके लिए अब हमें अर्जेंट बेसिस के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D का बजट बढ़ाना ही पड़ेगा। समीर वी कामल सर ने इसके आगे कहा कि हम वैसे तो डिफेंस में टेक्नोलॉजी लीडर्स बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी R&D स्पेंडिंग काफी लो चल रही है। हमारे कंपटीशन में जो देश है, वो अपनी GDP का 2% R&D के ऊपर खर्च कर रहे हैं, jabki हम केवल 0.65% खर्च कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर DRDO के चीफ भी कहीं ना कहीं पर अपनी जगह सही है। भारत के डिफेंस बजट में से DRDO को केवल 5.75% ही मिल पाता है, जबकि अमेरिका अपने डिफेंस बजट का 10% से भी ज्यादा वेपन्स की R&D के ऊपर खर्च करता है। वहीं पर चाइना अपने डिफेंस बजट का 15% से भी ज्यादा अमाउंट डिफेंस वेपन्स के R&D के ऊपर खर्च करता है। भारत इनसे काफी पीछे चल रहा है। जब रिजल्ट नहीं आते हैं, तो हम अपनी एजेंसी से काफी बार कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमारी एजेंसीज बहुत ही लो बजट के ऊपर और काफी कम रिसोर्सेज के ऊपर ऑपरेट करती है। और डीआरडीओ चीफ की स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि डीआरडीओ को भी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अब बजट की कमी महसूस हो रही है। आई होप कि भारत सरकार इस दिशा में भी देखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इथियोपिया से ओमान चले गए हैं, और न्यूज निकल कर आ रही है कि ओमान में प्रधानमंत्री मोदी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने वाले हैं। भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर और कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल सर, ये दोनों भी FTA साइनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए ओमान चले गए हैं। ओमान गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का मेंबर है, जिसमें मिडिल ईस्ट के 6 गल्फ देश शामिल हैं। इनके साथ भी भारत एक सेपरेट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस कर रहा है, लेकिन वहाँ पर प्रोग्रेस नहीं निकल पा रही थी। इसलिए सबसे पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE, उसके बाद अब ओमान ने भी साइड के ऊपर अलग से भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। UAE और ओमान के बाद अब कतर के साथ भी भारत सेपरेट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की नेगोशिएशन स्टार्ट करने वाला है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इथियोपिया की गवर्नमेंट ने जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, ये दुनिया का 28वां इंटरनेशनल ऑनर है जो प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। 28 देश अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को अपना अवार्ड दे चुके हैं, जो कि किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे हाईएस्ट है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अपाचे टैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में। सबसे पहले आप ये पिक्चर्स देखिए, यह दिल्ली के पास इंडियन एयरबेस के पास से आ रही है। दरअसल आज अमेरिका ने भारत को लास्ट के 3 अपाचे टैक हेलीकॉप्टर्स भी डिलीवर कर दिए हैं। जैसा कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं, अपाचे टैक हेलीकॉप्टर्स को उतारने से पहले इनके टायर के नीचे नींबू रख के इनकी प्रॉपर तरीके से पूजा करवाई जा रही है। इसको लेकर भी ऑनलाइन कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि इनकी हिंदू रीति रिवाजों से पूजा नहीं होनी चाहिए थी। आपका क्या मानना है कि क्या पूजा करना सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। 6 में से पहले 3 अपाचे टैक हेलीकॉप्टर्स इसी साल जुलाई महीने में डिलीवर कर दिए गए थे। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में फरवरी 2020 को भारत ने अमेरिका के साथ 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डील साइन की थी। ये डील टोटल उस समय 930 रुपए मिलियन की थी, और आज के कन्वर्स रेट के अकॉर्डिंग 8,400 रुपए करोड़ की टोटल डील साइन की गई है। एक अपाचे हेलीकॉप्टर्स कंप्लीट वेपन पैकेज के साथ भारत को 1,400 रुपए करोड़ से भी ज्यादा का पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 1,400 रुपए करोड़ एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के लिए। अब ये जो 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स आए हैं, ये इंडियन एयरफोर्स नहीं बल्कि इंडियन आर्मी की एविएशन विंग के पास जाएंगे, इसलिए इनके ऊपर आर्मी लिखा हुआ है। और येलो कैमोफ्लेज का रीजन भी यही है कि इनको राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर यानी कि डेजर्ट एरिया में डिप्लॉय करने का प्लान है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर्स की फेंसिंग यानी कि तारबंदी को लेकर। रेफरेंस लैब के स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के गृह मंत्रालय ने लोकसभा को जानकारी दी है कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, उसमें 93.25% बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग और तारबंदी कंप्लीट कर दी गई है, लेकिन अभी भी 6.75% बॉर्डर है
जहाँ पर फेंसिंग नहीं हो पाई है। ये जो बॉर्डर अभी फेंस नहीं हुआ है, इसकी टोटल लेंथ 154 किमी की बनती है, यानी कि इतना एरिया अभी फेंसिंग का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर भी केवल 79% बॉर्डर के ऊपर ही प्रॉपर फेंसिंग की गई है, जबकि 21% बॉर्डर को फेंस करना भी बाकी है। बांग्लादेश के साथ 856 किमी का बॉर्डर अभी भी बिल्कुल ओपन है, जहाँ पर फेंसिंग नहीं है। वहीं पर भारत और म्यांमार बॉर्डर की बात करें तो वहाँ तो और भी बुरा हाल है। दोनों देश आपस में 10,643 किमी की बाउंड्री को शेयर करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि म्यांमार के साथ 1,600 किमी में से केवल 9 किमी बॉर्डर के ऊपर ही फेंसिंग की गई है, और यह हाल है देश की सुरक्षा का। आजाद हुए भारत को 75 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक देश के साथ ही भारत ने प्रॉपर 100% की फेंसिंग नहीं की है। और हैरानी की बात यह है कि पिछले 11 से 12 साल बीजेपी की गवर्नमेंट को भी हो गए हैं, जो सिक्योरिटी को लेकर कितने दावे करती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने आज भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को समन करके बांग्लादेश में जो इंडियन हाई कमिश्नर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उसके ऊपर विरोध प्रकट करवाया है। भारत ने बांग्लादेश से कहा एप्लीकेशन सेंटर को भी बंद करने के आदेश दे दिए हैं। इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर के बंद होने का मतलब है कि अब बांग्लादेश के लोग इंडियन वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे, जिसका मतलब है कि अब बांग्लादेश के लोग लीगल तरीके से भारत में एंटर नहीं हो पाएंगे। अब ये फैसला भारत की सरकार ने क्यों लिया है वो तो खैर पता नहीं, उसके ऊपर तो खैर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन रिसेंटली हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश में उस्मान हादी नाम के एक स्टूडेंट लीडर के ऊपर अननोन गन मैच ने हमला कर दिया था। अब इस हमले के बाद से सबसे पहले तो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था और इंडियन हाई कमिश्नर को समन करके भारत से रिक्वेस्ट की थी कि हमला करने वाले अननोन गनमस भारत की सीमा में एंटर हो गए हैं, उनको भारत अरेस्ट करके डिपोर्ट करके बांग्लादेश को वापस सौंप दे। अब यह जो उस्मान हादी वाला पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसको लेकर बांग्लादेश के अंदर काफी पॉलिटिक्स की जा रही है और बांग्लादेश के जो दूसरे स्टूडेंट लीडर्स हैं, जो कि आने वाले इलेक्शंस में खड़े हो गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस हमले के लिए भारत को दोषी बनाकर भारत के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, भारत के टुकड़े करने की धमकी भी दे रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में इंडियन हाई कमिश्नर को भी लगातार धमकियों भारत के ऊपर लगाते हुए एक पब्लिक रैली में भारत को धमकी और चेतावनी दी है। हसनत अब्दुल्ला ने कहा है कि बांग्लादेश भी अब भारत के दुश्मनों और भारत विरोधी ताकतों को अपने देश में पनाह दे। मैं भारत को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर भारत ने बांग्लादेश के दुश्मनों और ऐसे लोग जो बांग्लादेश की सेवनिटी, वोटिंग राइट्स और ह्यूमन राइट्स का सम्मान नहीं करते हैं, अगर उनको भारत ने अपने देश में संरक्षण दिया तो बांग्लादेश पे जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर बांग्लादेश डिस्टेबलाइज हुआ तो फिर वो आग बॉर्डर के उस पार भारत के अंदर भी जाएगी। ये कहना है हसनत अब्दुल्ला का, जो बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर्स की सबसे नई पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भी खड़ा है। शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले जो बड़े स्टूडेंट लीडर्स थे, ये हसनत अब्दुल्ला उनमें से एक है। इसने बाकी स्टूडेंट लीडर्स के साथ मिलकर नेशनल सिटीजन पार्टी खड़ी की है और माना जा रहा है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट का हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। अभी तो यह स्टूडेंट लीडर चुनाव जीता नहीं है और भारत को धमकी दे रहा है। भारत के टुकड़े करके नॉर्थ ईस्ट अलग करने की सरेआम भारत को चेतावनी दी जा रही है। अगर इन स्टूडेंट लीडर्स ने चुनाव जीतकर सरकार बना ली, फिर तो ये ना जाने क्या क्या करने वाले हैं। आई होप कि अननोन गनमस इस हसनत अब्दुल्ला से भी मुलाकात करके आए हैं। उस्मान हादी को तो एयर एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर पहुंचा दिया गया है। अब आप सोचिए कि इन स्टूडेंट लीडर्स को करोड़ों रुपए की फंडिंग आ रही है और ये विदेशों में जाकर अपना इलाज करवा रहे हैं। उस्मान हादी के रूप में अननोन जमस ने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था, लेकिन ये बाकी के स्टूडेंट लीडर्स उसके बाद भी सीख नहीं ले रहे हैं। और ये हैं बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर्स, जिन्होंने पिछले कल विजय दिवस के दिन ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वहाँ पर रैली निकाली। यूनिवर्सिटी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स जलाए और हिंदुस्तान की बर्बादी के नारे लगाए। इस तरह के विजुअल्स जब भी बांग्लादेश से आते हैं, इनको देखकर मन में बस एक ही विचार आता है कि ये वही बांग्लादेश के लोग हैं जिनको आजाद करवाने के लिए हमने पाकिस्तान के साथ 1971 में जो युद्ध लड़ा था, उसमें हमारे कितने सारे जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिए थे। हमारे हजारों जवान उस समय वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हमारी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, नेवी के वॉरशिप्स और इंडियन आर्मी के टैंक्स वगैरह हजारों करोड़ों रुपए का खर्च किया गया था, वो भी चलो हम साइड पे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान वाले फ्रंट के ऊपर युद्ध लड़ते समय भारत के जो जवान शहीद हुए थे और गंभीर रूप से घायल हुए, आज आपका एक लाइक हमारे काम को ताकत देता है और एक सब्सक्राइब हमें ये हौसला देता है कि हम और गहराई से और बेबाक होकर सच्चाई सामने रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि कोई भी अहम अपडेट आपसे छूटे नहीं। आपका सपोर्ट ही हमारी असली ताकत है।